हेलो दोस्तों, तो अगर आप सीटेट सितंबर 2026 की तैयारी कर रहे हैं और हिंदी पेडागोजी में एक अच्छा नंबर स्कोर करना चाहते हैं तो ये क्लास आज की जो है आपके लिए है। क्योंकि इस क्लास में मैं लेके आई हूँ भाषा के रूप। और भाषा से जो है, भाषा जो टॉपिक है इससे हर बार जो सीटेट के एग्जामिनर है सीटेट में क्वेश्चन पूछते हैं। लेकिन बच्चों को पता ना होने की वजह से, आप सभी को पता ना होने की वजह से क्या करते हैं कि क्वेश्चन छोड़ करके चले आते हैं। इस वजह से जो है अच्छा नंबर स्कोर नहीं हो पाता है। तो अगर आप हिंदी पेडागोजी में एक अच्छा नंबर स्कोर करना चाहते हैं तो आज की वीडियो को बिना स्किप किए हुए आप पूरा देखें। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा आज की क्लास है भाषा के रूप। इससे पहले मैंने भाषा विज्ञान पढ़ा था और भाषा विज्ञान के क्षेत्र पढ़ा था, पर आज हम पढ़ते हैं भाषा के रूप। सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे मौखिक भाषा। भाषा के रूप कितने होते हैं आप सभी को अगर पता हो तो प्लीज कमेंट करके बताएं। भाषा के 3 रूप होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा वो भाषा होती है कि जब हम क्या करते हैं मुख से बोल करके अपनी बातों, विचारों, भावनाओं आदि को प्रकट करते हैं तो क्या होती है, मौखिक भाषा होती है। लेकिन जब हम क्या करते हैं, अपनी बातों को लिख करके किसी कागज पे या पेंसिल द्वारा लिख करके हम व्यक्त करते हैं अपनी बातों, भावनाओं, विचारों को, तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। सांकेतिक भाषा जब हम इशारों द्वारा प्रकट करते हैं अपनी बातों को, भावनाओं, विचारों को, तो उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले मौखिक भाषा, ओरल लैंग्वेज क्या होता है। देखिए, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति बोलकर, सुनकर और अपने विचारों, भावनाओं को तथा सूचनाओं को आदान प्रदान करते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। इतनी चीजें आप सभी को क्लियर होगी। मौखिक भाषा क्या होता है कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति बोल करके और सुन करके अपने विचारों को, भावनाओं को, अनुभवों को तथा सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, मौखिक भाषा कहते हैं। यानी जब दो व्यक्ति होते हैं और दोनों व्यक्ति क्या करते हैं, अपनी बातों को, अपने विचारों को, अपना भावनाओं को बोल करके एक दूसरे को सुनाते हैं और दूसरा क्या करता है, सुन करके अपने विचारों बोलकर, और दूसरा जो होता है उसके विचारों, भावनाओं को सुन करके जो है एक दूसरे को सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, उसे ही हम क्या बोलते हैं, मौखिक भाषा कहते हैं। तो आशा करते हैं कि सारी चीजें क्लियर हो गई कि जब दो व्यक्ति होते हैं और दोनों व्यक्ति आपस में बातचीत कर रहे हो, एक व्यक्ति बोलता है, दूसरा व्यक्ति सुनता है, तो इस प्रकार से दोनों व्यक्ति अपने विचारों और भावनाओं और सूचनाओं का क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से आदान प्रदान कर रहे हैं। तो यही क्या होता है, मौखिक भाषा होता है। दूसरे शब्दों में जिस भाषा का प्रयोग मुख या वाणी द्वारा किया जाता है उसे मौखिक भाषा कहते हैं। यानी दूसरे शब्दों में अगर देखा जाए तो मौखिक भाषा क्या होता है कि जब व्यक्ति क्या करता है, मुख द्वारा, वाणी द्वारा अपनी बातों और विचारों को प्रकट करता है तो उसे ही हम क्या करते हैं, मौखिक भाषा कहते हैं। तो आशा करते हैं आप सभी को चीजें इतनी क्लियर हो गई। अब एक उदाहरण के माध्यम से हम आप सभी को आसान भाषा में ये चीजों को पूरी तरह से क्लियर करती हूँ। शिक्षक कक्षा में पढ़ा रहे हैं, यानी शिक्षक क्या कर रहे हैं, क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं बच्चों को। तो किस तरीके से पढ़ाएंगे, कुर्सी पे जो है मौन उदाहरण करके पढ़ाएंगे नहीं ना, वो क्या करेंगे, कुर्सी पे जो है या खड़े होकर के जैसे भी हो वो क्या करेंगे, बोल करके, अपने मुख से, अपनी वाणी से बोल करके बच्चों को पढ़ाएंगे। विद्यार्थी उत्तर दे रहा है, यानी शिक्षक जब छात्र से क्वेश्चन पूछते हैं तो छात्र कैसे उत्तर देता है, बोल करके उत्तर दे रहा है। तो यही क्या है, मौखिक भाषा है। दो मित्र आपस में बातचीत कर रहे हैं, जैसे राम और श्याम क्या है, दो मित्र हैं और दोनों मित्र एक दूसरे से अपनी बातों को कह करके बात विचार कर रहे हैं, तो ये भी क्या है, मौखिक भाषा है। मोबाइल पर किसी से बात करना, आप क्या करते हैं, मोबाइल से किसी से बात करते हैं तो क्या करते हैं, आप कुछ बोलते हैं, फिर उधर से जो जो फोन पे लगा होता है वो भी क्या करते हैं, वो भी बात करते हैं। तो दोनों एक दूसरे से बातचीत करने, अपनी भावनाओं, अपने विचारों का आदान प्रदान कर रहे होते हैं। यही क्या होता है, मौखिक भाषा होता है। माता पिता का बच्चों से बात करना, यानी माता पिता क्या है, अपने बच्चों से बात करते हैं तो किस तरीके से करते हैं, बोल करके ही करते हैं कि लिख करके करते हैं बच्चों से, नहीं, बोल करके करते हैं। तो ये क्या हुआ, माता पिता को बच्चों से बात करना, तो क्या हुआ, मौखिक भाषा हुआ। तो आशा करते हैं आप सभी को ये सारी चीजें बिल्कुल जो है आसान लैंग्वेज में मैं बताई हूँ और आप सभी को क्लियर हो चुका होगा। अगर क्लियर हो गया तो प्लीज आप लोग कमेंट में एक बार जरूर लिखें कि हाँ ये सारी चीजें आप सभी को क्लियर हो गई।
आगे हम पढ़ते हैं मौखिक भाषा की विशेषताएं, यानी जो वाणी हम मुख से बोल करके अपनी भावनाओं और विचारों को व्यक्त करते हैं, तो इस व्यक्त करने की इसकी विशेषता क्या होती है, ये क्यों विशेष होता है। तो सबसे पहले भाषा का सबसे प्राचीन रूप, यानी मनुष्य सबसे पहले बोलना सीखा, लिखना बाद में सीखा, इसके लिए मौखिक भाषा सबसे पुराना रूप है। यानी भाषा का जब सबसे पुराना रूप क्या है, तो मौखिक भाषा है, क्योंकि व्यक्ति जो है सबसे पहले बोलना ही सीखा था, उसके बाद वो लिखना सीखा। उसके बाद है दूसरा बोलने और सुनने पर आधारित, यानी इसमें एक व्यक्ति बोलता है और दूसरा व्यक्ति क्या करता है, सुनता है। तो जो मौखिक भाषा होती है, इसकी विशेषता एक ये भी है कि बोलने और सुनने पर आधारित होती है। तुरंत प्रतिक्रिया मिलती है, यानी तुरंत क्या होती है, प्रतिक्रिया। प्रतिक्रिया मीन्स फीडबैक, यानी विद्यार्थी कोई प्रश्न पूछता है क्लासरूम में शिक्षक से, तो शिक्षक उसी समय क्या कर देते हैं, उत्तर दे देते हैं, प्रश्नों का उत्तर देते हैं। तो ये क्या हुआ, ये तुरंत प्रतिक्रिया मिल गई छात्र को। अगला है उच्चारण का महत्व, यानी मौखिक भाषा में सही उच्चारण, स्वर, लय और गति का विशेष महत्व होता है। यानी जो मौखिक भाषा है, तो मौखिक भाषा से जब व्यक्ति कोई बोल करके अपने विचारों भावनाओं को व्यक्त करता है, तो उसमें सही उच्चारण होता है, स्वर होता है, लय होता है और गति का विशेष महत्व होता है। हाव भाव का प्रयोग, यानी जो मौखिक भाषा है, इसकी एक ये विशेषता है कि इसमें हाव भाव का प्रयोग होता है। व्यक्ति जैसे किसी व्यक्ति से अपनी बातें विचारे कर रहा होता है, तो अपने चेहरे को, भाव को, जैसी बातें कर रहा है तो उसे चेहरे से क्या करता है, एक्सप्रेशन देता है। हाथों की गति, यानी उस तरीके से जैसे हाथ इधर करना उधर करना, जैसे मैंने बातें करता है उस तरीके से क्या करता है, अपने हाथों की भी गति करता है। आवाज का उतार चढ़ाव होना, जहाँ पे क्या होता है, कोई वैसी बातें हो गई, स्पीच ही दे रहा है इंसान, तो जहाँ पे उतार चढ़ाव होता है, यानी किसी चीजों को काफी बोल्ड आवाज में बोलना, किसी को स्लो में बोलना, अर्थ को अधिक स्पष्ट बताते हैं, तो इसमें अर्थ भी अधिक स्पष्ट होता है। तो आशा करते हैं आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। एक बार जरूर कमेंट करके बताएं। भाषा सीखने का पहला माध्यम, यानी भाषा सीखने का जो भी पहला माध्यम है वो कौन सा माध्यम है, तो भाषा सीखने का जो पहला माध्यम है आपका, वो क्या है, आपका यही है कि भाषा सीखने का जो पहला माध्यम है ये है कि बच्चा सबसे पहले सुनना सीखता है, फिर बोलना, इसलिए भाषा सीखने की शुरुआत मौखिक भाषा से होती है। मौखिक भाषा के लाभ क्या है, तो संदेह का तुरंत समाधान हो जाता है। होता नहीं, कोई व्यक्ति बोलता कुछ और है, सुनने वाला सुन लेता है कुछ और है, तो जो मौखिक भाषा होती है, तो हम क्या करते हैं, तुरंत उस व्यक्ति से क्या करते हैं, पूछ लेते हैं कि क्या ये चीजें आपने ऐसा बोला, तो ये संदेह का भी तुरंत समाधान होता है। बच्चों का भाषा विकास तेज से होता है। मौखिक भाषा से अगर हम बच्चों को कोई चीज सिखाते हैं या बोलते हैं, उसके सामने जो जो चीजें, तो उसका क्या करता है, वो अनुकरण कर लेता है और तेजी से उसमें क्या होता है, मौखिक भाषा का विकास होता है। आत्मविश्वास और संप्रेषण कौशल बढ़ाना, यानी जो मौखिक भाषा होता है, इससे व्यक्ति का क्या होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है और संप्रेषण कौशल भी बढ़ता है। संप्रेषण कौशल मीन्स क्या होता है, एक दूसरे से जो है क्या करना, एक दूसरे से संप्रेषित करना अपनी बातों, एक दूसरे से जो है कम्युनिकेशन करना, तो ये संप्रेषण कौशल भी बढ़ता है। सामाजिक संबंध मजबूत होते हैं, ये काफी इम्पोर्टेंट है कि जो मौखिक भाषा होती है, इससे व्यक्ति का जो सामाजिक संबंध होता है काफी मजबूत होता है। एक व्यक्ति जब बोलता रहता है तो समाज में जाता है, अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को वो क्या करता है, समाज के सामने रखता है, समाज उसकी भावना और विचारों को क्या करता है, सुनता है और उसकी प्रतिक्रियाएं देता है। तो इस प्रकार से एक दूसरे से सामाजिक संबंध क्या हो जाता है, मजबूत हो जाता है। तो आशा करते हैं आपको सारी चीजें क्लियर हो चुकी होगी। अब आगे हम पढ़ते हैं मौखिक भाषा की सीमाएं। मौखिक भाषा की सीमाएं क्या होती है, तो अस्थायी रिकॉर्ड नहीं रहता है। अभी हम क्या, जितनी आज के डेट में कुछ लोग रिकॉर्ड रख रहे हैं, लेकिन क्या हम 24 घंटे का जो जितनी भी चीजें बोलते हैं, तो क्या मौखिक भाषा में कोई रिकॉर्ड रखते हैं, नहीं। यदि ध्यान से ना सुना जाए तो संदेश छूट जाता है और गलत उच्चारण से अर्थ बदल जाता है। तो ये सारी चीजें होती है। अब हम दूसरा पढ़ लेते हैं भाषा के रूप में। भाषा का दूसरा रूप है लिखित भाषा, यानी क्या है, लिखित भाषा, रिटन लैंग्वेज। जब विचारों को लिपि के माध्यम से लिख कर और पढ़कर व्यक्त किया जाता है, तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। आप सभी कमेंट करके बताइए, हिंदी भाषा कौन से लिपि में लिखा जाता है।
हिंदी भाषा की लिपि क्या होती है? कमेंट में ज़रूर बताएं आप सभी। तो जब हम अपने विचारों को लिपि के माध्यम से लिखकर, पढ़कर व्यक्त किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? लिखित भाषा कहते हैं। जैसे पुस्तक क्या है? हिंदी पुस्तक देवनागरी लिपि में लिखी गई है। तो हिंदी का लिपि क्या होती है? देवनागरी। तो जो कोई भी भाषा या माध्यम जो होता है, विचारों को लिपि के माध्यम से लिखकर और पढ़कर व्यक्त किया जाता है तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। समाचार पत्र हो गया, पत्र हो गया, उत्तर पुस्तिकाएं हो गई, ये सारी चीजें क्या है? लिखित भाषा है। नोट्स हो गया, ईमेल हो गया, व्हाट्सएप संदेश हो गया, हम चैट क्या करते हैं? ये भी एक क्या है? चैट लिखित भाषा है, रिटेन लैंग्वेज। लिखित भाषा की अब विशेषताएं हम जान लेते हैं। इसकी विशेषताएं क्या होती है? तो लिखित भाषा क्या होता है? अस्थाई होता है। अस्थाई होता है ना, जो चीजें हम लिख करके रख लेते हैं वो क्या है? अस्थाई है। जो एक बार लिख दिया जाता है उसे बाद में पढ़ा जा सकता है। जो चीजें हम एक बार अगर शॉर्ट नोट्स बना करके रख लेते हैं तो हम उसको क्या करते हैं? बार बार पढ़ते रहते हैं। और जो लिखित भाषा होता है लिपि पे आधारित होता है। जैसे हिंदी की लिपि है देवनागरी लिपि, अंग्रेजी की रोमन लिपि है। तो इस प्रकार से कोई भी जो लिखित भाषा होती है उसको कोई ना कोई लिपि होता है। अगर हिंदी में लिख रहे हैं तो हिंदी की लिपि देवनागरी होती है, अंग्रेजी की रोमन लिपि होती है। तीसरा है पढ़ाना और लिखाना आवश्यक। यानी जो लिखित भाषा होती है इसमें पढ़ना और लिखना क्या होता है? आवश्यक होता है। लिखित भाषा को समझने के लिए साक्षर होना भी आवश्यक है। अगर आपके पास मौखिक भाषा बोलते हैं तो इसमें साक्षर निरक्षर कोई भी मायने नहीं रखता। आप जो बोलना है आप अपने शब्दों को बोल सकते हैं, लेकिन अगर उसे लिखना है और पढ़ना है तो आपको लिखने और पढ़ने के लिए आवश्यक है कि आपको साक्षर होना आवश्यक है। साक्षर नहीं समझ रहे हैं आप लोग? पढ़े लिखे होना, यानी शिक्षित होना आवश्यक है। अगर आप पढ़े नहीं है तो कैसे लिख पाएंगे? नहीं लिखा हुआ को पढ़ नहीं पाएंगे और पढ़े हुए को लिख नहीं पाएंगे। तो इस प्रकार से जो है, जो लिखित भाषा है तो उस लिखित भाषा को समझने के लिए आवश्यक है व्यक्ति का क्या होना? साक्षर होना। प्रमाण के रूप में उपयोगी, यानी जो है लिखित भाषा जो है एक प्रमाण के रूप में होता है जो हमें उपयोगी होता है। जैसे सरकारी दस्तावेज, जितने भी सरकारी दस्तावेज है वो क्या है? उनका जो भी एक नियम बना है, कानून बना है, वो सारी चीजें क्या हुआ? लिखित दस्तावेज लिखा हुआ है। प्रमाण पत्र और अनुबंधन लिखित रूप में सुरक्षित रहते हैं। प्रमाण पत्र के और अनुबंधन के रूप में सरकारी दस्तावेज क्या रहते हैं? सुरक्षित रहते हैं। अब हम पढ़ लेते हैं ज्ञान का संरक्षण, यानी पुस्तकों और पांडुलिपियों के माध्यम से ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी सुरक्षित रहता है। यानी जो चीजें हम क्या कर देते हैं? लिख देते हैं और लिख करके हम क्या कर देते हैं? रख देते हैं। जो चीजें लिखी हुई होती है तो उन चीजों को, जो भावनाओं विचारों आदि लिखा हुआ होता है तो किसमें लिखा होता है? पुस्तकों या जैसे पांडुलिपियां लिखी हुई थी तो इन के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी ये क्या रहता है? सुरक्षित रहता है और चलता रहता है। जैसे रहीम के लिखित दोहे हैं, वो क्या है? दोहे, और दोहे काफी लिखते हैं तो और उनके जो दोहे हैं वो क्या है? कितने पीढ़ियों से चली हुई आ रही हैं। तो ये क्या रहता है? ये ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी सुरक्षित रहता है। फिर लिखित भाषा के लाभ क्या है? तो जानकारी लंबे समय तक क्या रहता है? सुरक्षित रहती है, बार बार पढ़ी जा सकती है। लिखित भाषा का है ना, जानकारी हमें क्या होती है? लंबे समय तक सुरक्षित रहती है। अगर हमें एक बार मैंने पढ़ लिया लिखित चीजों को, अगर नहीं याद हो पाया तो हम दूसरा दोबारा उठा करके उस बुक को पढ़ लेते हैं। तो इसे बार बार पढ़ा जा सकता है, जब भी भूल सकते हैं। लेकिन अगर मौखिक में कोई लेक्चर जो है टीचर क्लासरूम में आपको दे करके चले गए हैं और आप सिर्फ मौखिक रूप से आपको दिए हैं तो क्या हुआ? आपको ज्यादा समय तक याद रखता है? कुछ कुछ पॉइंट याद रहता है लेकिन पूरी तरीके से याद नहीं रहता है। तो लिखित भाषा का यही होता है कि जानकारी लंबे समय तक क्या रहती है? सुरक्षित रहती है, जिसको हम बार बार पढ़ सकते हैं। शिक्षा और परीक्षा में अत्यंत महत्वपूर्ण होता है लिखित भाषा। विचारों को व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है। बोलचाल में तो हम कैसे ही बोल देते हैं, लेकिन लिखित भाषा में विचार एक व्यवस्थित होते हैं, उनमें व्याकरण आदि का प्रयोग व्यवस्थित ढंग से किया जाता है। लिखित भाषा की सीमाएं अब हम जान लेते हैं कि लिखित भाषा की क्या सीमाएं होती हैं। तो इसमें पढ़ना लिखना आना आवश्यक है। किसमें? लिखित भाषा में जो है पढ़ना लिखना आना आवश्यक है। तुरंत प्रतिक्रिया इसमें नहीं मिलती है, लिखने में समय लगता है। तो इतनी सारी चीजें आप सबको समझ में आ गया? प्लीज आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। ये सारी चीजें आप सबको कंसेप्ट क्लियर हो चुका है? देखिए, जो भाषा के रूप है ये सीटेट के लिए काफी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर साल जो है सीटेट में ये टॉपिक पूछा जाता है। लेकिन बच्चों को जो है कंसेप्ट क्लियर ना होने की वजह से वो क्या करते हैं? एग्जाम में जो है
क्वेश्चन को बिना हल किए छोड़ करके चले आते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि इस तरीके से आप पढ़ें कि आज के बाद जो है आपके भाषा के जो रूप है उसमें कैसा हो क्वेश्चन आ जाए तो आप छोड़ के ना आए। तो इसलिए प्लीज आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये क्लास आप सभी को कैसी लगी। अगला है सांकेतिक भाषा। जब बिना बोले हाथों के संकेत, उंगलियों की गति, चेहरे के भाव, आंखों की गतिविधि तथा शरीर की मुद्राओं द्वारा विचार व्यक्त किया जाता है तो उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। आशा करते हैं कि आप को दो भाषाएं समझ में आ गई। तो अब तीसरी भाषा है कि जब हम क्या करते हैं, बिना बोले हो गया, जैसे मुख बाधित हो गए बच्चे जो होते हैं, मुख बाधित समझ रहे हैं, जो बोल नहीं पाते हैं, तो जब बिना बोले हाथों के संकेत, उंगलियों की गति, चेहरे के हाव भाव और आंखों की गतिविधि द्वारा शरीर की मुद्राओं का विचार व्यक्त किया जाता है उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। यानी जब हम बोलते नहीं है, मौखिक रूप से ना लिखते हैं, सिर्फ क्या करते हैं, हाथों द्वारा संकेत करके, उंगलियों द्वारा संकेत करके, चेहरों को आंखों दिखा करके, इस प्रकार से जैसे भी हो एक्सप्रेशन देकर के चेहरे के हाव भाव को उस गति के अनुसार शरीर की मुद्राओं द्वारा जो व्यक्ति अपने विचारों को व्यक्त करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, सांकेतिक भाषा कहते हैं। अगर आप देखे होंगे तो जो मुख बाधित बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, मुख बाधित यानी जो बोल नहीं पाते गूंगे बच्चे, वो क्या करते हैं, हाथों की उंगलियों द्वारा संकेतों के माध्यम से द्वारा अपने विचारों और भावनाओं को क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। तो यही है आपका सांकेतिक भाषा। जैसे उदाहरण के तौर पे हम ले लें अगर, तो उदाहरण में जैसे मुख मुख बधिर व्यक्तियों की सांकेतिक भाषा, वही मुख मीन्स क्या होता है, जो बोल नहीं पाते हैं बच्चे उनके। ट्रैफिक पुलिस के संकेत, यानी काफी ट्रैफिक लगी होती है तो पुलिस क्या करता है, सिग्नल के द्वारा से ही तो संकेत देता है, यानी हरी बत्ती, लाल बत्ती, पीली बत्ती, वो क्या करता है, जलाता है। तो क्या है, ट्रैफिक पुलिस के संकेत, लाल बत्ती मने रुकना, हरी बत्ती मने चलना, और थंबनेल जो मैं दिखा रही हूँ ये अच्छा है, ऐसे रुकिए। ये सारी चीजें हैं आपका सांकेतिक भाषा की उदाहरण। सांकेतिक भाषा के प्रकार डाल लेते हैं। तो पहला है प्राकृतिक सांकेतिक भाषा। यानी प्राकृतिक सांकेतिक भाषा क्या होता है, तो यह मुकुर बाधित समुदाय द्वारा स्वाभाविक रूप से विकसित की जाती है। तो यह मुकुर बाधित होता है। उदाहरण इसमें है भारतीय सांकेतिक भाषा, इंडियन साइन लैंग्वेज। इसमें दूसरा औपचारिक मानकीकृत सांकेतिक भाषा, यह निश्चित नियमों और संकेतों पर आधारित होती है, जैसे भारतीय सांकेतिक भाषा, ISL, अमेरिकन सांकेतिक भाषा, ASL। ये सारी चीजें क्या है आपका सामान्य संकेत भाषा। दैनिक जीवन सामान्य संकेत भाषा में जैसे दैनिक जीवन में प्रयुक्त संकेत, उदाहरण में जैसे मैं आपको दिखा देती हूँ, सिर हिलाना, हाँ कहना, सिर हिलाकर नहीं कहना, हाथ हिलाकर अभिवादन करना, उंगली से दिशा बताना, ये सारी चीजें क्या है, सांकेतिक भाषा के जो है आपके सांकेतिक भाषा द्वारा व्यक्ति अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहा है। सांकेतिक भाषा की विशेषताएं, तो बिना बोले संवाद संभव होता है। यानी सांकेतिक भाषा में व्यक्ति बिना बोले ही क्या करता है, संवाद कर लेता है, अपनी विचारों भावनाओं आदि को जो है संकेत के माध्यम से व्यक्त करता है। हाथों, चेहरों और शरीर की मुद्राओं का प्रयोग होता है। इसमें व्यक्ति अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए हाथों, चेहरों और शरीर की मुद्राओं का प्रयोग होता है। समावेशी शिक्षा में अत्यंत महत्वपूर्ण है ये, और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए उपयोगी है। यानी जिन बच्चे नहीं बोल पाते हैं तो उनके लिए इस जो है सांकेतिक भाषा काफी महत्वपूर्ण है। अब सांकेतिक भाषा के लाभ जान लेते हैं कि क्या है इसके लाभ। तो मुकुर बधिर व्यक्तियों के लिए प्रभावी ये संसार है, एक तरह का शोर वाले वातावरण में भी उपयोगी है। जब होता है ना कि बहुत सारे व्यक्ति इकट्ठा होते हैं, शोर होता है, तो अगर हम उस व्यक्ति से कोई बात करते हैं और नहीं सुन पाते हैं तो हम संकेतों द्वारा क्या करते हैं, उस चीज को, उस व्यक्ति को हम बताते हैं। तो वहां पे क्या करते हैं, बिना आवाज के ही हम संदेश उस वहां तक पहुंचा देते हैं व्यक्ति को, जब काफी शोर होता है। तो अब हम लास्ट में जान लेते हैं भाषा के तीनों रूपों की तुलना। भाषा के जो तीनों रूप हैं उसकी तुलना हम कैसे करें। जैसे मान लीजिए कि माध्यम इसके हैं, क्या क्या माध्यम है, तो मौखिक हो गया, लिखित हो गया, सांकेतिक माध्यम क्या है, तो मौखिक वाला बोल करके और सुन करके, और लिखित वाला लिखना और पढ़ करके, और सांकेतिक वाला संकेत और भाव करके। सबसे अधिक प्रयोग कौन सा होता है, तो दैनिक जीवन में जो है सबसे अधिक प्रयोग किसका होता है,
मौखिक भाषा का। शिक्षित परीक्षा और दस्तावेज के लिए किसका प्रयोग होता है? तो लिखित भाषा का। और विशेष परिस्थितियों और समावेशी शिक्षा में जो है इसका प्रयोग होता है किसका? सांकेतिक भाषा का। अस्थायित्व किसमें ज्यादा होती है? तो जो मौखिक भाषा होता है वो क्या होता है? अस्थायी नहीं होता। होता है ना, अभी एक लेक्चर मैंने जो है एक क्लास में गए, सेम लेक्चर हमें 2 क्लास में देना है, लेकिन टॉपिक तो सेम रहता है, लेकिन जब हम लेक्चर देने जाते हैं तो उसमें वर्ड थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है। तो इस तरीके से जो है मौखिक भाषा जो होता है वो अस्थायी होता है, और अस्थायी लिखित भाषा होता है, वो जो एक बार लिख दी वो चीजें वही रहती है। और जो मौखिक जो सांकेतिक भाषा है परिस्थिति पर निर्भर होती है, जैसी परिस्थितियां होती है उस तरीके के आप हाव भाव दे करके अपने विचारों आदि को क्या करते हैं? प्रकट करते हैं। अच्छा, आगे है प्रतिक्रियाएं क्या होती है? प्रतिक्रियाएं फीडबैक कैसे मिलता है? तो जो भाषा होती है आपकी मौखिक भाषा होती है उसमें तुरंत मिल जाता है, लिखित में बाद में मिलता है, और जो आपकी सांकेतिक भाषा होती है उसमें प्रायः तुरंत ही मिल जाती है। तो आशा करते हैं आपको आज की क्लास कैसी लगी। अगर क्लास अच्छी लगी होगी तो इस क्लास को जो है लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। तो इसलिए इस क्लास को हम यहीं तक रहने देते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सभी का बहुत सारा थैंक यू कि मेरे क्लास में जुड़े, और जरूर आप बताइएगा कमेंट में कि क्लास कैसी लगी। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।